बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जनाब वाली। मैं आपके सामने मौजूद, जीता जागता, सांस लेता हुआ, हंसता मुस्कुराता हुआ, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा था, उसमें मैंने आप लोगों के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात की थी और उसके बाद एंड पे मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 15 की वो सीमेंट इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे। और आप लोगों ने उम्मीद है वो एंड वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सेटिंग ऑफ सीमेंट फर्स्ट 24 आवर्स एंड देन 1 to 7 days का रिएक्शन। साइड पे कर देते हैं इसको। कमिंग बैक टूवर्ड्स नाउ दिस चैप्टर नंबर 1, और एज यू नो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो एक तो चैप्टर नंबर 1 है और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 4 और 6, ये 3 चैप्टर्स हैं जिनमें से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब आपको पता है कि चैप्टर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली, तो चैप्टर 1 के आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर अगर देखें तो आपको हाइड्रोजन की पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल आ सकता है, आपको आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर नोट आ सकता है, आप लोगों को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और उसके फैक्टर्स के ऊपर नोट आ सकता है, आपको किसी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस करने के लिए दे सकता है। जब भी कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जैसे कि आपको पता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच शो वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वेरिएशन शो करती हैं, इस वेरिएशन को वेरिएशन द पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं और ऐसी प्रॉपर्टी को पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहा जाता है जो पीरियोडिक टेबल के लिहाज से चेंज होती है। लाइक हम लोग जब भी इसको लिखते हैं ट्रेंड को तो अलोंग द ग्रुप्स लिखते हैं एंड अलोंग द पीरियड्स लिखते हैं। जैसा कि आपको पता है वर्टिकल कॉलम्स कहलाते हैं ग्रुप्स और हॉरिजेंटल रोज कहलाती हैं पीरियड्स। ये बात होगी आपको पहले थोड़ा सा रिव्यू या बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए। अगली बात की तरफ चलता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को जब भी लिखनी होगी कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी तो उसका पीरियोडिक टेबल में जब भी आपने ट्रेंड लिखना होगा तो आप बाकायदा अलग हेडिंग बनाएंगे कि अलोंग ग्रुप्स क्या ट्रेंड है, अलोंग पीरियड्स क्या ट्रेंड है, और आपने उस पीरियोडिक प्रॉपर्टी की 1-2 एग्जांपल्स भी रखनी है। अब जैसा कि मैंने कोशिश किया कि जितनी भी मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो इन क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर कवर हो जाए। ये वो क्वेश्चन हैं जो यूं समझ लो रिपीटेडली आए और इनमें से ही इंशाल्लाह आपको आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इफ यू आर लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 1 एंड दैट इज व्हाई मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, ये सवाल है। तो आपका क्या ख्याल है कि आपने आते के साथ आंसर को मेटालिक कैरेक्टर के ट्रेंड से शुरू करना है? नो वे। जैसा कि आपको अब तक पता चल चुका होगा कि सर अपनी वो मेथडोलॉजी, वो आइडियोलॉजी और वो तमाम का तमाम पैटर्न हमारे दिमागों में उतार चुके हैं जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो बेटे अब आपने सबसे पहले तो मेटालिक कैरेक्टर के बारे में लिखना है, यानी कि जब आप इसका आंसर स्टार्ट कर रहे हैं तो आंसर में सबसे पहले तो आप डेफिनेटली मेटालिक कैरेक्टर के बारे में लिखोगे। तो मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में m.c लिख रहा हूँ, इसको मेटालिक कैरेक्टर कहेंगे। लो जी, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? एज यू नो, एबिलिटी ऑफ ए मेटल to lose its valence electrons and become a positively charged ion या cation is called metallic character। क्या बोला मैंने? एक मेटल की वो एबिलिटी जिसमें वो अपने आउटर मोस्ट, इसमें क्या मुश्किल बात है यार, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करती है, उसको मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। ये रही मेटल, ये मैं लगा रहा हूं एरो और ये उसका बन गया कैटाइन बाय लूजिंग इट्स दिस इलेक्ट्रॉन। लो जी, आप लोगों के सामने एक इक्वेशन आ गई जो कि बताने के लिए कि भाई दिस इज मेटालिक कैरेक्टर। डेफिनेशन के साथ अगर लिख दें मजा आ जाएगा। ओके, इसके बाद अब आपने नेक्स्ट लाइन में आकर के एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है जो कि मेजर चीज होगी जिसको सबसे पहले फोकस करना है। आपने क्या कहना है कि more bigger the size of a metal, less will be the energy required for the removal of electron। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, more bigger the या larger the size of the metal, easier will be the
लॉस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? आपको पता है कि जितनी मेटल के साइज ने बढ़ते चले जाना है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, इन पर न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर चले गए हैं। एज यू नो, उर्दू के अंदर वो एक शेर भी है कि अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे, अपनी मट्टी पर चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने। अब उर्दू में भी इसको लगा दीजिएगा, चिपका दीजिएगा, काम आएगा आप लोगों को। इस शेर में शायर क्या कहता है? इस शेर में शायर ये कहता है कि जैसे जैसे साइज मेटल का बढ़ता चला जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना आसान होता चला जाएगा, उसके लिए कम एनर्जी चाहिए होगी। एंड एज यू नो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये भी इसी के अंदर ही कवर हो जाएगा। है, अब आप लोगों ने मेटालिक कैरेक्टर को डिफाइन कर दिया, क्या मेटालिक कैरेक्टर की छोटी सी इंडिकेशन लिख दी कि क्या, उसके बाद आप लोगों ने ये पॉइंट लिख दिया कि मोर बिगर द मोर लार्जर द साइज ऑफ द मेटल, द ईजियर विल बी द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकॉज द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मेटल। ये लिख लोगे ना। अब देखो ना, यहाँ पे जगह कम है, इसलिए बोल रहा हूँ। आप लोगों का काम क्या होता है, आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें। आप लोग बस जब मन किया मोबाइल उठाया, चलें जी क्लिक करके लेक्चर देख लेते हैं, दंदियाँ निकाली और बंद कर दिया। अरे भाई, कुछ सीख भी लिया करो, कुछ नोट भी कर लिया करो। नोट्स बनाकर बाकायदा तौर पर अगर अपने टीचर्स को दिखा दोगे तो बेटा हमें भी खुशी होगी कि यार हमारी पढ़ाई गई बातें, हमारी पढ़ाई गई चीज़ें आप लोग कुछ ना कुछ तो उससे सीख रहे हो। खैर, तो ये लाइन जब आप लोगों ने लिख लेनी है कि मेटल का लार्ज साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान हो जाता है, क्योंकि मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है। तो उसके बाद अब आप लोगों ने आ जाना मेटालिक कैरेक्टर का टॉप टू द बॉटम अलोंग द ग्रुप आना। तो जब आप लोग ये लिखेंगे तो आपने बाकायदा हेडिंग देनी है कि अलोंग ग्रुप्स क्या सीन बनता है। वो बात आप आगे पॉइंट लिख चुके हैं। अब अलोंग ग्रुप आपने जब आना है तो आपने लिखना है कि एज वी नो अलोंग ग्रुप फ्रॉम टॉप टू द बॉटम atomic size increase, top to bottom atomic size increases। अब अगली बात आप समझ जाए, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो आप लोगों ने लिखना है द ईज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो जाएगी। ईज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज सो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। सो आप लोगों ने ये बात तय कर ली कि यार सर ने ये हमें आइडिया दे दिया, सर ने ये हमें बात समझा दी, सर ने ये हमें बात बता दी कि मेटालिक कैरेक्टर इज ऑल अबाउट द ईज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि आप जब यहाँ ऊपर मेटालिक कैरेक्टर लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हैं। देखिए छोटी छोटी लाइंस होती हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं, कभी भूलती नहीं है। तो मेटालिक कैरेक्टर इज द ईज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब आप लोग फिर यहाँ पे, अब वो सोने पे सुहागा भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो जो सोने पे सुहागा है, वो जो नोट है, वो जो स्पेशल बात है वो ये क्या है कि आप लिख सकेंगे कि एटॉमिक साइज का डायरेक्ट रिलेशनशिप है मेटालिक कैरेक्टर के साथ। एमसी नहीं लिखना, आप लोगों ने पूरा मेटालिक कैरेक्टर लिखना है। और ठप्पा, वो ठप्पा जो ये बताएगा कि यू आर द बेस्ट स्टूडेंट अमंग द ऑल, वो ये होगा कि आप लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम लिखें। और ये लिखने के बाद आप कहेंगे कि फ्रॉम लिथियम टू सीजियम एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड मेटालिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीज। तो आप इस तरह ऑर्डर बनाकर भी लिख सकते हैं कि इसमें मिनिमम मेटालिक कैरेक्टर लिथियम का होगा और मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा? सीजियम का होगा। सीजियम का मेटालिक कैरेक्टर मैक्सिमम इसलिए होगा क्योंकि इसका साइज़ सबसे ज़्यादा है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा दूर हैं और उनको निकालने के लिए एनर्जी सबसे कम चाहिए होगी और वो बड़ी आसानी के साथ लॉस होकर के एक गुड मेटल के एजाज़ के साथ नवाज देंगे किसको? सीजियम को।
तो क्या ख्याल है, बातें समझ आई हैं? यस ऑफ कोर्स, आई एम वेरी मच होपफुल यू पीपल गॉट द आइडिया कि हाउ टू राइट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन डिटेल विद एक्यूरेट 2 मार्क्स। यस ऑफ कोर्स। अब देखो ये आइडिया आपको मिल गया। अब इसी तरह आप लोग अगले सवाल की तरफ चलो। तो अगला सवाल है कि वाई आयोनिक रेडियस ऑफ एनाइन लार्जर इन साइज देन पेरेंट एटम। ये बड़ी दफा सवाल आ चुका है। एनाइन अपने पेरेंट से बड़े और केटाइन अपने पेरेंट से छोटे। आपको याद है वो खान साहब ने एक दफ़ा इस बात के ऊपर रोला डाला था कि मुझे सर कोई समझ नहीं आ रहा है आपका ये बात कि बच्चा माँ बाप से बड़ा कैसे हो सकता है। तो बेटा एनाइन अपने पेरेंट से बड़े और केटाइन अपने पेरेंट से छोटे। जब भी ये दोनों में से कोई भी सवाल आए तो इसकी प्रॉपर एग्जाम्पल और रीज़न लिखनी है। आपने जब इसका आंसर लिखना तो आपने आगाज़ तो यहीं से करना है कि इन केस ऑफ आयनिक रेडियस फॉर द केस ऑफ एनाइंस, एनाइंस आर लार्जर इन साइज दैन द पेरेंट एटम बिकॉज। रीज़न ये लिखनी है आपने, बिकॉज लाजमी लिखना, मार्कर के साथ लिख देना बोल्ड करके, बिकॉज when a neutral atom gain an extra electron in its valence shell, एक न्यूट्रल एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब अपने वैलेंस शेल में गेन करेगा तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विल बिकम डिफरेंट। इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम तो याद रख लीजिएगा, न्यूट्रल एटम के केस में क्या होता है, न्यूट्रल एटम के केस में आप लोग कहेंगे इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ electrons is equal to number of protons in the nucleus। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो बराबर होती है। बट व्हेन ए न्यूट्रल एटम गेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड बिकम अ नेगेटिवली चार्ज आयन, तो देन हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज देन प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने इसी तरह प्रॉपर वर्डिंग के साथ लिखना है कि न्यूट्रल एटम के केस में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो नेगेटिव आयन बनता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की निस्बत इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है। उसके बाद फिर आप लोग क्या लिखेंगे, एक तो आप लोगों ने लिखना है कि होल्ड ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीज हो जाएगा, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से आप कहेंगे होल्ड ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीज हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड विल एक्सपैंड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड हो जाएगा। एंड एज यू नो कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड होगा साइज एटम का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बेहद सिंपल, बेहद आसान शब्दों में ये मैंने बातें बता दी। इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल, but when a neutral atom gain an electron it will become a negatively charged ion, and in this negatively charged ion the number of electrons are greater than the number of protons। तो आप कहेंगे hold of nucleus upon the electrons decrease हो जाएगा and as a result electronic cloud expand हो जाएगा, और जैसे electronic cloud expand होगा तो आप लोगों ने next क्या कहना है कि atomic size increase, atomic size increase। और केटाइन के केस में आपको पता आपने इसका ऑपोजिट कर देना है। केटाइन के केस में आप इसका ऑपोजिट क्या करेंगे, आप कहेंगे कि इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हैं, तो इन केस ऑफ केटाइन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेज एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है। और हम लोग कहेंगे होल्ड ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे डिक्रीज है तो वहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड वहाँ पे एक्सपैंड है तो यहाँ पे श्रिंक कर देंगे, और एटॉमिक साइज इंक्रीज की बजाय क्या कर देंगे डिक्रीज, और दोनों की एक एक एग्जाम्पल लिख देंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है क्योंकि एनायनिक रेडियस की, तो उसकी एग्जाम्पल में लगे हाथों यहाँ पे आप लोगों के सामने रख सकते हो। तो बहुत सी एग्जाम्पल्स है, क्लोरीन की लिख सकते हैं आप, और इसी तरह फ्लोरीन की लिख सकते हैं। तो अगर आप फ्लोरीन की बात करते हैं तो अब यहाँ पे लिखेंगे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 को थोड़ा सा चुलबुला करके एग्जाम्पल को लिखिएगा, हमें सीधी सीधी नहीं ठोक देना। आपने लिखना है कि इसका 9 एटॉमिक नंबर है, पहले शेल में 2 और दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्लोराइड आयन बन जाएगा तो इसके 2 और 8 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसका साइज लिखेंगे, इसका साइज है 72 पिकोमीटर, और यहाँ पे आप लिखेंगे कि 132 पिकोमीटर हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
तो ये 72 पिकोमीटर से बढ़ के 132 पिकोमीटर होने के पीछे क्या स्टोरी है? स्टोरी है ये कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का आना और उसकी वजह से होल्ड ऑफ न्यूक्लियस का कम हो जाना और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का एक्सपैंड हो जाना और साइज का इंक्रीज हो जाना। डन डना डन डन, ये भी गया, ये भी गया। और इसकी तरफ आ जाते हैं, वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसकी रीजन भी यूं समझ लो यहीं पर लिखी हुई है। व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम atomic size increase, and as you know atomic size जब increase होता है तो hold of nucleus upon the electron भी decrease हो जाता है, and as you know hold of nucleus upon electron decrease होता है तो less energy will require to remove the electron from the outermost shell of an atom to form a positive ion। लेकिन उससे पहले ionization energy की छोटी सी definition जरूर लिखिएगा। It is the minimum amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom in ground state to form a positive ion। उसके बाद एग्जाम्पल लिख लीजिएगा वही मैग्नीशियम वाली कि मैग्नीशियम और उसके लिए 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब आपने वाई रीजन के साथ लिखना है और इसका भी ग्रुप के अंदर है, तो जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको बताया अलोंग द ग्रुप ये वो सब कुछ आप उसी तरह लिखोगे। अब यहाँ पे आपने ऐड क्या करना है, जिस तरह मैंने देखो एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर का डायरेक्ट लिखा है, आप यहाँ पर भी उसी तरह लिखोगे। जब आप लोग अब लिखोगे आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज एक दूसरे के इनवर्स है, ये बात आपने लाजमी लिखनी है। आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज एक दूसरे के इनवर्स हैं। और उसके बाद डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दी है आप लोग इसकी भी एग्जांपल इसी तरह लिख सकते हैं कि आप लिखेंगे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, वहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर की बात हो रही थी और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। और आपको पता है मेटेलिक कैरेक्टर और आयनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब यहाँ पे आपने ये ऑर्डर लिखना है जिसमें आप लोग लिखेंगे कि लिथियम का साइज स्मॉल है तो इसकी मोर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी अपने ग्रुप में, और सीजियम का लार्ज साइज है तो इसकी लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी अपने ग्रुप में। दिस इज, ये है वो चीज जो कि तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस को चार चांद लगाने वाली है। बार बार एक बात बताने का मकसद ये होता है कि तुम लोगों के दिमाग में ये बातें नक्श हो जाए, ओह माय गॉड, नक्श हो जाए कि भाई तुमने क्या लिखना है। खैर, डायरेक्ट कैरेक्टर वाला का सीन हो गया, आयनिक रेडियस वाला हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी वाला हो गया। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? एज यू नो, hydration energy is the energy released when a gaseous ion is dissolved in excess amount of water until unless, तब तक उसकी डाइल्यूशन होती रहे कि फर्दर कोई डिटेक्टेबल हीट डिटेक्ट करने का या ऑब्जर्व करने का मौका ना मिले। तो सिंपल शब्दों में बात करूं तो मिनिमम अमाउंट, या हमारे पास ये कह सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन गैसियस आयंस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो ये कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी के अंदर आप ये चीज़ ऐड कर सकते हैं कि हाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस जो है वो उसके अंदर ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो मुझे कह देना चाहिए यहाँ पे ये बात कि हाइड्रेशन एनर्जी वाला अगर अब मैं आंसर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ नीचे लाइन लगा देता हूँ कि हाइड्रेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाइड्रेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, आपने ये लिखना है। उसके बाद हाइड्रेशन एनर्जी मतलब ये हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन, और उसके बाद एग्जांपल लिख दें आप, वो हाइड्रोजन वाली एग्जांपल लिख दें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि हाइड्रोजन के गैसियस आयन को एक्वियस मीडियम में डिसॉल्व किया गया है, हाइड्रोजन का एक्वियस आयन बनाया गया है और यहाँ पे डेल्टा H
हाइड्रेशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1076 किलो जॉल पर मोल है, लगभग इसी का ही होगी। अब ये आप लोग हाइड्रेशन एनर्जी की एग्जांपल, एक्सोथर्मिक प्रोसेस और ये सब कुछ लिखने के बाद अगली बात, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? चार्ज डेंसिटी पे। तो आपने क्या लिखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। पूरे वर्ड लिखने हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। चार्ज डेंसिटी को आप बाद में क्या लिखेंगे? चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज ओवर साइज। तो यहां पे ये बात लाजमी आप लोगों ने अगली लाइन में लिखनी है कि मोर द चार्ज लेस द साइज मोर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी। तो आपने लिखना है कि जैसे जैसे चार्ज अप होता क्या है, असल में हाइड्रेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कैटाइन या एनाइन दोनों में से जिसकी भी बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स ने आकर के उनको सराउंड करना होता है। जब वाटर मॉलिक्यूल्स आकर इन आयंस को सराउंड करते हैं तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के आयंस को आके सराउंड करते हुए जो एनर्जी रिलीज होती है वो हाइड्रेशन एनर्जी होती है। अब आप खुद सोचो, जितना आयन का साइज छोटा होगा और उस पर चार्ज ज्यादा होगा उतने वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट होने का ज्यादा मौका मिलेगा, और जितने वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लो करते आएंगे उस आयन को अट्रैक्ट करने के लिए उतनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी है, जो क्वांटिटी ऑफ हीट है जो इस दौरान रिलीज होनी है, वो डिपेंड करती है कि भाई चार्ज कितना है और साइज कितना है। तो साइज को कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, अगर ऐसे समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो, और चार्ज को ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा हाइड्रेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? ऑफ कोर्स चार्ज डेंसिटी पे। उन्होंने सिर्फ बोला हुआ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के बाद अगर आप ये भी लिख दें तो वेल एंड गुड, कमाल हो जाएगा। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, वो भी साथ ही कवर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आप सोडियम का कैटाइन देखें, मैग्नीशियम का कैटाइन देखें और एल्यूमिनियम का कैटाइन देखें, तो चार्ज सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम पर है और साइज भी सबसे छोटा एल्यूमिनियम का होगा। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? एल्यूमिनियम की, उससे कम मैग्नीशियम की, और उससे कम किसकी होगी? सोडियम की। तो ये है वो बात जो मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा था। एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन साथ में कवर अप हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डायमंड इज नॉन कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज कंडक्टर, यू नो वेल अबाउट इट। कि डायमंड के अंदर कार्बन टेट्रावेलेंसी शो करता है 4, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डेड होते हैं, और उन चारों इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्डेड होने की वजह से आप लिखेंगे कि फॉर द केस ऑफ डायमंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स all the 4 valence electrons are bonded and there are no free moving electrons. बट जैसे ही आप बात करोगे ग्रेफाइट की तो आप कहेंगे इन ग्रेफाइट कार्बन इज ट्राइवेलेंट, out of 4 3 electrons are bonded and 1 electron is free to move between the layers of carbon atoms. So this free moving electron is responsible for the conduction of electricity for the case of graphite. और अगर डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर लिखो तो इस तरह ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट और ये ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट भी बना सकते हो तुम, और साथ में यहाँ पे एक फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन भी बना सकते हो। और साथ में ये नोट लाजमी लिखना है कि फॉर द केस ऑफ ग्रेफाइट व्हेन यू आर परपेंडिकुलर टू द लेयर इट इज नॉन कंडक्टर, बट व्हेन यू आर पैरेलल टू द लेयर इट इज कंडक्टर। फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में, बिकॉज वो जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिटवीन द विद इन द लेयर मूव कर रहे होते हैं फ्री मूविंग। तो बेटा अक्रॉस द लेयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, अलोंग द लेयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो आपने ये लाजमी एंड पे बात लिखनी है कि परपेंडिकुलर नॉन कंडक्टर, पैरेलल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसकी बात करनी है? ग्रेफाइट की। और डायमंड के बारे में क्या लिखना है? टोटली नॉन कंडक्टर। और आपने स्टार्ट में क्या लिखना है कि कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये थी बातें, एक डिटेल में सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की और आपको आइडिया दिया कि मेरे बच्चों क्या सीखना है, कैसे सीखना है, किस तरह सीखना है, किस तरह लिखना है और अपने नंबरों को किस तरह से इंक्रीज करना है। तो इन सारी बातों के साथ मेरी तरफ से एक टाटा बाय बाय, और अगले चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स में मुलाकात होती है। बाय।